मित्रों, आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डबल जियोपार्डी। यानी कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध की एक से ज़्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि लॉ के अंदर एक ही अपराध को लेकर अलग अलग एक्ट हैं और अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए अलग अलग प्रावधानों के तहत सजा दी जाए। सीआरपीसी का सेक्शन 300 भी यही बात कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 भी यही कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध की एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन जो केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही लैंडमार्क केस है, और ना ही वो किसी सुप्रीम कोर्ट का केस है ना हाई कोर्ट का केस है। यह न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस है। इस केस का फैसला लिखते हुए जज ने कानून से परे सिद्धांतों की बात की, और सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स, और उनमें दो प्रिंसिपल स्थापित किए, जिसके अंदर एक प्रिंसिपल था रैशनल इंटरप्रिटेशन का, और दूसरा जो प्रिंसिपल था वो इसी को सपोर्ट करते हुए इक्विटेबल कंस्ट्रक्शन का। इस केस में जज का मानना था कि बहुत सारी बार कानून की पेचीदगियों की वजह से अपराधी बच निकलते हैं या फैसला सुनाने में कहीं दिक्कतें आती हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसे रेयर केसेस के अंदर रैशनल और इक्विटेबल कंस्ट्रक्शन का सहारा लेते हुए फैसला सुनाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि इस केस में ऐसा क्या हुआ था कि जज को ये सिद्धांत देने पड़े। यह बात है 1889 की। इस केस के अंदर एक पोते ने अपने ही दादा का कत्ल कर दिया, और वही पोता अपने दादा की सारी प्रॉपर्टी का वारिस भी होने वाला था वसीयत के जरिए। लेकिन चूंकि पोता गलत संगत में था तो उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दादा उस विल को बदल दे, जिसके बारे में दादा ने कहीं किसी के सामने जिक्र किया था। तो प्रॉपर्टी हाथ से ना चली जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पोते ने अपने ही दादा का कत्ल कर दिया। तो अब यहां सवाल उठता है कि क्या इस व्यक्ति को दो सजा दी जा सकती है, कि प्रॉपर्टी से भी वंचित कर दिया जाए और मर्डर की सजा भी दे दी जाए। तो ये तो दो सजा बनती है। लेकिन जस्टिस अर्ल ने इसका बहुत ही सुंदर जजमेंट देते हुए कुछ उदाहरणों से इस बात को साबित किया कि बहुत सारी बार चीजें कानून में स्पष्ट नहीं होती, तो उनका रैशनल इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। और इसी से आजकल जो हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, यह प्रतिपादित हुआ। जैसे कि एक ही व्यक्ति अपने ही मुकदमे के अंदर जज नहीं हो सकता, अपनी लड़ाई का फैसला वह खुद नहीं कर सकता। इसी तरह से जब इस केस का जब वो फैसला करने लगे, तो इस केस के फैसले में उन्होंने एक बात कही कि जस्ट बिफोर द मर्डर, यानी कि जब दादा का कत्ल हुआ था उससे पहले पोता ही वॉज नॉट ए लीगल हेयर। और इस बात की भी संभावना पूरी थी कि हो सकता है दादा अपनी विल को बदल देते, तो ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ही नहीं सकता था। दूसरा, हो सकता है दादा इसको अपनी प्रॉपर्टी से वंचित कर देते, दूसरी संभावना है। और या तीसरी एक संभावना बनती है जिसके अंदर हो सकता है कि पोते की मृत्यु दादा से पहले हो जाती, तो भी ये लीगल हेयर नहीं होता। तो यहां जज ने कहा कि यह व्यक्ति मर्डर के जरिए, यानी अपराध के जरिए हेयर बना, वारिस बना, और उस अपराध से प्राप्त होने वाले फायदे का यह अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि मर्डर से पहले कोई भी चीज उसको ट्रांसफर नहीं हुई थी, और जो ट्रांसफर होने वाला था उसके लिए इसने अपराध किया है, तो अपराध का फायदा इसको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये दो सजा नहीं है, उस अपराध का ही नतीजा है। तो यह कहते हुए उन्होंने कहा कि अपराध की सजा मिलना और अपराध से होने वाले फायदे से रोकना, यह एक ही उसके दो पहलू हैं। इसलिए यहां पर ना तो उस पोते को प्रॉपर्टी में जायदाद में हिस्सा मिलेगा वसीयत के अनुसार, और जो सजा दी जा रही है अपराध की वह सही है, क्योंकि उस अपराध का ही परिणाम ये है। इसलिए अपराध से होने वाले फायदे को रोकना
और अपराध की सजा देना एक ही बात है। तो इसके अंदर यहाँ पर जज ने कहा कि जो प्रॉपर्टी उसको मिलने वाली थी वह उस अपराध का ही परिणाम था, तो अपराध की सजा में ही यह भी इंक्लूड हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही अपराध से फायदा नहीं उठा सकता और अपराध की सजा मिलनी ही थी। तो यहाँ रैशनल इंटरप्रिटेशन करते हुए बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। तो ये बहुत ही सुंदर जजमेंट जो उस समय से लेकर आज तक लैंडमार्क बना हुआ है। तो इसी तरह आए दिन जुडिशरी रैशनल इंटरप्रिटेशन के जरिए, इन प्रिंसिपल्स के जरिए नए नए सिद्धांत प्रतिपादित करती रहती है जो मानवता के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो आने वाली श्रृंखला के अंदर इसी तरह से कोई और लैंडमार्क जजमेंट लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।